मेरी सोशल मीडिया ऑडियंस काफ़ी एजुकेटेड है और उनको इस वीडियो को देखने से पहले ही प्रॉबेबली पता होगा कि नारायण मूर्ति ने क्या कहा है। नारायण मूर्ति ने कहा है कि यंग इंडियंस को 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। अब 70 आवर्स अ वीक का काम करने का मतलब क्या है? 70 आवर्स काम करने का मतलब ये है कि आप इसको इमेजिन इस तरह से करें कि आप अगर ऑफिस जाते हैं, नॉर्मल किस्म की जॉब करते हैं, चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे लोकल कंपनी हो, आप प्रॉबेबली 5 डेज काम कर रहे होंगे या एट मैक्स 6 डेज काम कर रहे होंगे। अगर आप 5 डेज काम कर रहे हैं यानी कि मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इन 5 दिनों के अंदर आपको 8 घंटे पर डे काम करना है, 9 टू 5 जॉब करनी है। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। इसके इसके हिसाब से आपको जो वर्किंग आवर्स बनते हैं वो तकरीबन 40 आवर्स बनते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको कहती है कि आपको सैटरडे को भी काम करना है और सैटरडे को भी आप जाके काम करते हैं, तो आपको फर्दर 8 आवर्स अगर आप सैटरडे को लगा रहे हैं तो आपके 48 आवर्स बन जाएंगे। अगर आपकी कंपनी फर्दर आपको थोड़ा सा पुश करती है और आपको कहती है नहीं, आपको 8 घंटे नहीं, आपको दिन के 9 घंटे काम करने, तो उस केस के अंदर आपके 56 आवर्स बन जाएंगे। यानी कि आप महीने जो हफ्ते के 56 आवर्स काम कर रहे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से 56 आवर्स से ज्यादा आपसे कोई काम नहीं कहेगा, एटलीस्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो शायद आपको ना बोले 56 आवर्स से ज्यादा काम करने का। लोग करते हैं काम, लेकिन फिर भी ऑफिस के अंदर शायद इससे ज्यादा काम ना कर रहे हो आप। नारायण मूर्ति, अच्छा पहले नारायण मूर्ति के बारे में आप जरा सुन लें कुछ कुछ उनके बारे में फैक्ट, क्योंकि ऐसे ही नहीं एक अप्रोर हो गया है इंडिया के अंदर कि इस बंदे ने इस तरह की बात कैसे कर दी है। नारायण मूर्ति इंडिया की जो टॉप की आईटी फर्म्स आती है उसका नाम है एक इन्फोसिस, उसके उसके फाउंडर हैं। और टॉप की इंडियन फर्म का मतलब ये नहीं कि कोई नंबर 5 की नंबर 6 की, टॉप टॉप 2 के अंदर आती है, सेकंड नंबर के ऊपर है, आई थिंक आफ्टर टाटा कंसल्टेंसी। इनकी स्टोरी भी अलग ही है, मतलब उस स्टोरी के ऊपर तो मैं बाद में किसी वक्त बात करूंगा, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्योंकि ये जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इन्होंने 1981 में आई गेस स्टार्ट किया था अपने इस वेंचर को, और इनको इनकी वाइफ ने फंड किया था। 10,000 रुपए उस वक्त उनके पास थे, तो उन्होंने उसको फंड किया था। और इसके बारे में अलग से एक वीडियो बननी चाहिए कि विमेन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कामयाब जो बंदा होता है उसके पीछे। उन्होंने उस टाइम पर अपनी सेविंग से 10,000 रुपए जमा किए थे 1981 के अंदर, और उनको वो पैसे दिए थे। और उस जमाने में उन्होंने कोई 6-7 इंजीनियर्स के साथ मिलकर ये एज अ फाउंडर उन्होंने स्टार्ट किया था इन्फोसिस को। और अब कहां पर मौजूद है कि वो $19 बिलियन का टर्नओवर है इस 2023 के अंदर इस कंपनी का। तो आप तो इमेजिन कर सकते हैं आपके जो इम्पैक्ट होता है वर्किंग हार्ड का, वर्किंग स्मार्टली का, तो वो एग्जैक्टली नजर आता है आपको। जो वो बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट भी होता है। नारायण मूर्ति की इस वक्त की जो नेट वर्थ है वो तकरीबन $4.6 बिलियन है। तो कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, $4.6 बिलियन है। अब एज आई सेड बिफोर के इन्फोसिस का अपना जो रेवेन्यू है वो 2023 का $19 बिलियन का है। इन्फोसिस के जो अपने एम्प्लॉइज हैं इस वक्त 3 लाख से ऊपर के हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, नारायण मूर्ति इज द फादर इन लॉ ऑफ करंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक। और ऋषि सुनाक से याद आया मुझको, अगर आप यूके में रहते हैं तो टैप टैप सेंड से पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं। बहुत इजी ऐप है, मैं यूएई से रहते हुए भी पाकिस्तान में पैसे भेजे। अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया तो आपको पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर $10, £10, €10 या फिर 25 दिरहम्स का रेफरल डिस्काउंट भी मिल सकता है, रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कोड वली के नाम से है। आप टैप टैप सेंड को डाउनलोड करके उसके थ्रू पैसे भेजें। मैंने जब पैसे भेजे थे तो विद इन 2-3 आवर्स मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गए थे विद माय रेफरल बोनस। थैंक्स अलॉट। ये मतलब एक डिफरेंट किस्म की फैमिली है जिसके बारे में बात बता रहा हूँ। इनके बारे में कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि अगेन एज आई सेड, इसी वजह से इंडिया में काफी अप्रोच थी, क्योंकि जिस 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 लेवल के बंदे से ये बात आ रही थी, ये भी हो सकता था कि इस चीज को इंप्लीमेंट ही ना कर दे गवर्नमेंट। तो वो चीज एक अलग है, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखना चाहिए, इनकी हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। जो मूर्ति साहब हैं, इनको 1974 में अरेस्ट किया गया था यूरोप में। इन्हीं की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, मूर्ति मेंशंस दैट ही हैड बीन अरेस्टेड एंड एक्सपेल्ड फॉर नो गुड रीजन ड्यूरिंग communist era of 1974 in a border town near Yugoslav Bulgarian border, turned him into a compassionate capitalist from a confused leftist communist। अब ये किसी जमाने में इनका कुछ हुआ होगा, जो कि मैंने डिटेल में इसकी हिस्ट्री नहीं देखी, लेकिन इनको अरेस्ट करके इनको डिपोर्ट कर दिया गया था उस बॉर्डर टाउन से। और उस वजह से इन्होंने कहा था कि यार अब मुझको पैसे कमाने और मुझे कुछ करके दिखाना है। तो ये कैपिटलिस्ट बन गए थे, और कंप्लीटली मतलब पैशनेट कैपिटलिस्ट बन गए थे। इनको था कि जिसके पास पैसा है, माइट इज राइट वाली कहानी हो गई थी। कैपिटलिस्ट होना बुरा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन एज ही अचीव कितनी बड़ी कंपनी को कहां से कहां लेकर आए, वो उसके हिसाब से देखा जाए तो कैपिटलिस्ट होना बुरा नहीं होता। मेरे ख्याल से भी कैपिटलिस्ट होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, अनलेस
अब देख लेना यूएई के अंदर ये जो पूरा सिस्टम है ये कैपिटलिस्ट है, अमेरिका में जो सिस्टम चल रहा है वो कैपिटलिस्ट है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना आदमी को, अगर आप चाहेंगे सब कुछ प्लेट में रख के दे दें तो फिर कोई भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो कैपिटलिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब कैपिटलिस्ट हो जाता है बंदा और सब कुछ अचीव कर लेता है तो फिर उसका माइंडसेट शिफ्ट भी होता है। अब ये जो 70 घंटे की बात कर रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि आप जब कंपनी में 70 घंटे काम करवाएंगे लोगों को, ऑलमोस्ट आपने डबल काम करवा रहे हैं ना, तो जो भी लोग काम करेंगे वहां पर ऑलमोस्ट डबल आवर्स देंगे अपने जिंदगी के, उनको आप सैलरी भी डबल कर देंगे, तो प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से बंदे को 70 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट में रह के करना चाहिए। वो ऐसे करना चाहिए कि आप लेट से 40 आवर्स अपनी जॉब को दे रहे हैं या 48 आवर्स अपनी जॉब को दे रहे हैं, तो बाकी के जो बैलेंस के जो आवर्स हैं जो कि 70 आवर्स पूरे करने हैं वो आप अपने काम में लगाएं। मैं खुद इसमें बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं 43 इयर्स का जब होते हुए रोज के 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा अपने इस काम को दे रहा होता हूं, जो कि यूट्यूब वीडियोस हैं और जो मेरी साइड हसल्स हैं उसको मैं दे रहा होता हूं। तो किसी यंग बंदे को ये कहने का एक्सक्यूज नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं होता। अगर आप 48 आवर्स भी काम करें तो आपके पास स्टिल बहुत ज्यादा टाइम है आपके। आई एग्री कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, लेकिन आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं वो इस तरह से कि वो सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर वो हिट ना करें। सो मेरे ख्याल से चाहे वो 70 आवर्स हो, और मेरे केस में तो 80 आवर्स मैं करता हूं काम, तो अगर 80 आवर्स भी आप काम करें, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है कि मैं अपनी 9 to 5 को छोड़ना चाहता हूं, और भले उसके बाद जब मैं 9 to 5 से शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में आऊंगा, तो हो सकता है फिर मैं और इस वक्त नारायण मूर्ति से कोई पूछे कि आप खुद कितना काम करते हैं, ही इज अबाउट टू टर्न 80, उनसे पूछे आप कितना काम करते हैं, तो प्रॉब्ली वो 70 आवर्स काम नहीं करेंगे, वो यंगस्टर्स के बारे में बात करें। तो प्रॉब्ली जब भी मैं अपनी अचीव कर लूंगा वो टारगेट जो मैंने सोचा हुआ है कि अपनी 9 to 5 को साइड में करना है, अगर वो मैं अचीव कर लेता हूं तो प्रॉब्ली मैं 80 आवर्स काम नहीं करूंगा, लेकिन अभी मुझे करना है। तो जो ट्रांजिशन फेज होता है आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। अब वो ट्रांजिशन फेज अगर आप जल्दी कर लेंगे, जो कि मैंने अपनी लाइफ में 25 ईयर्स के अंदर अगर मैं सोच लेता तो शायद 30 तक मैं वो अचीव कर लेता, वो मैंने नहीं किया। अब मैं 43 ईयर्स की एज में जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे ये किसी से कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ या मैं एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कर रहा हूँ। ये मेरा अपनी चॉइस है। तो ना मैं अपनी फैमिली को ये कह सकता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं उनको भी पूरा टाइम देना चाहता हूँ। बाय द एज दे आल्सो नीड माय टाइम। इसी तरह से मैं अपने ऑफिस को भी नहीं बोल सकता कि मैं कोई साइड हसल कर रहा हूँ तो मुझे आप थोड़ा सा हेल्प आउट कर दें और छोड़ दें इसको, और मैं अपनी साइड हसल को भी साइड में नहीं रख सकता। तो जो मेरे तीनों मेरे जो स्ट्रीम्स हैं उनको मुझको लेके चलना है। इसी तरह से हर बंदे को अपनी स्ट्रीम्स को लेके चलना है और 70 से 80 घंटे काम करना चाहिए। अब उसको मेंटल हेल्थ की बात लोग लेके आ जाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस की बात लेके आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी के अंदर तो ये क्रिकेट को, ये पॉलिटिक्स को, ये अपनी जिंदगी से हटाना होगा। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोग ये काम कर रहे होते हैं कि कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं, क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं। क्रिकेट को अगर मैं बुरा कहूँ तो लोग कहते हैं यार ये तो एंटरटेनमेंट का फॉर्म है, आप इसको भी छुड़वा देंगे। तो मैं कहता हूँ भाई एंटरटेनमेंट तो वो होती है ना कि अगर आप सिनेमा में जाके कोई मूवी देख रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, आप बीच से उठ के आ सकते हैं। आप क्रिकेट के अंदर जब कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और पाकिस्तान उसमें हारता है, उसके अंदर आप बीच में उठ के तो आ जाएंगे, लेकिन पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। तो ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुई। तो आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, कोई टिकटॉक पे रील देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, उसको भी आप अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी आप स्वैप अप कर देंगे या आप उसको बंद करके दूसरी वीडियो देख लेंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जब आप बात करेंगे लेट से स्पोर्ट्स की, उसके अंदर आप पैशनेट हो जाते हैं, और पैशनेट जहां पर होते हैं तो एंटरटेनमें का फैक्टर मेरे ख्याल से उसमें से खत्म हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यंग बंदों को क्रिकेट नहीं देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप उससे इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल देखें। जो क्रिकेटर्स हैं उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं तो वो देखें। आप खुद क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर जाना चाह रहे हैं, खुद से जाना चाह रहे हैं, तो उसको देखें। अगर आप कुछ अपने लेवल के ऊपर सोशली इम्पैक्ट ला सकते हैं किसी की लाइफ के अंदर या एक सोसाइटी की लाइफ के अंदर, तो भी आप पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको सिर्फ टाइम ज़ाया करना है अपना व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप फिर कोई फायदा नहीं है। या फिर आप उसको मोनेटाइज कर लें, आप अपने पैशन को मोनेटाइज कर लें, आप अपने व्हाट्सएप की जगह अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। आप ऐसी चीज़ करें जिससे आप जो आपका पैशन है वो कन्वर्ट हो जाए आपकी
प्रोडक्टिविटी के अंदर, फिर तो सही है। लेकिन जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन व्हाट्सएप, जस्ट वेस्टिंग टाइम वॉचिंग क्रिकेट, जस्ट वेस्टिंग टाइम डिस्कसिंग पॉलिटिक्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी लाइफ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और जिस चीज के बारे में बात करें उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो नारायण मूर्ति साहब है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो 70 घंटे काम करने वाली बात है वो एक कंपनी के लिए ना करें। 40, 50, 55 घंटे अपनी कंपनी को दें, बाकी का टाइम अपने लिए रखें और उसके अंदर खुद प्रोडक्टिव हो और इवेंचुअली अपनी डे जॉब को बाय बाय कर दें। क्योंकि नारायण मूर्ति साहब ने भी अपनी कंपनी 1981 में फॉर्म की थी, आज से कोई 40-50 साल पहले, और आज वो ये बात कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से अपने इस गोल को सामने रखें कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको अपनी डे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और डे जॉब छोड़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो आपको एक्स्ट्रा टाइम के अंदर करने पड़ेंगे। कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो आपको आकर इस चीज के अंदर हेल्प करेगी। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस से, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। इसके अंदर मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी दानियाल शेख के साथ, पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और उनके साथ मैंने बात की थी कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चीजें चेंज होते हुए देखी हैं, और कैसे उन्होंने शुरू की टाइम में स्ट्रगल किया है। उस पूरी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने उस बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्फ्लेशन के ऊपर कि लोग किस तरह से इन्फ्लेशन को देखते हैं और किस तरह से लोग गलतियां करते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त, जस्ट बिकॉज दे वांट टू हेज देमसेल्फ अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो उस वीडियो को जाके देखें और मुझे बताएं कैसी लगी वो वाली वीडियो, कैसी लगी ये वाली वीडियो, प्लीज मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।